पढ़ता ही तब बुझाते नहीं थे सब और हम्म? के घरे पढ़ते तो बुझाते नहीं का ई लेके तब चलो चुप, ठीक है। देखो हम्म बड़ा बढ़िया कटेल बा। अच्छा तुम एगो तो बाल काट के बनाइए दिल रही से। चलो कहाँ तक हो गया था? गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था हमारा। वाकाटक राजवंश खत्म हो गया था। वाकाटक राजवंश के संस्थापक बताओ। वाकाटक राजवंश कौन था संस्थापक? एक फैट बारह मुंह उड़ जीव के फैट बोलो। विंध्य शक्ति, दिमाग जानेगा। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के पुत्र का नाम क्या था? प्रवरसेन। क्या था? प्रवरसेन। वो काफी शक्तिशाली शासक था। बताया गया था 4 वर्षों में गया करवाया था। और इसी के समय में जो होता है वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है प्रधान शाखा और एक वसीय या वसगुल्म शाखा। प्रधान शाखा के जो राजा होते हैं कौन कौन? रुद्रसेन, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन, नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन, द्वितीय। ठीक है। बताया गया था कि जो प्रभावती गुप्त होती है लड़की होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुष्यभीति वंश था ना। पुष्यभीति वंश या वर्धन वंश। क्या? मौखरी राजवंश नया लुसन में का दिले बा? देखिए पुराना वाला में नहीं है। मैत्रक राजवंश, इसमें कुछ देख लो। मैत्रक राजवंश में मैत्रक राजवंश का सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्रता। जैसे हम लोग देख रहे थे मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में उत्तरोत्तर मौर्य काल देख लो। क्या देख रहे थे? उत्तरोत्तर मौर्य काल, मतलब मौर्य काल के बाद छोटे छोटे राजवंश आए। जैसे कौन कौन सा राजवंश? शुंग वंश, कंड वंश पढ़े हो? ये क्या थे? मौर्य के बाद, मौर्य वंश के एक मौर्य वंश था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। और मौर्य वंश के बाद ही मौर्योत्तर काल में ये सभी वंश थे। फिर इसके जस्ट बाद उसी तरीके से हम देखते हैं कौन सा? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद कुछ ये वंश आते हैं। वाकाटक ये हो गया, मैत्रक हो गया। ठीक है। तो मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? भट्टारक, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। ठीक है। मैत्रक राजवंश थोड़ा सा देख लो इसमें। मैत्रक सेनापति की बात की जाए तो भट्टारक। सेनापति कौन हो जाएगा? भट्टारक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद ये क्या करता है? स्वतंत्रता हासिल करता है अपना। जैसे गुप्त साम्राज्य जो था काफ़ी ज़्यादा भारत के राज्यों पर राज कर रहा था। फिर इसके बाद जब जब राजा कमज़ोर होते थे, ये छोटे छोटे जो राज टाइप के कबीले थे, ये छोटे छोटे जो शासन करने वाले राजा थे एरिया में, वह अपने आप को स्वतंत्र करने लगते थे। सेल्यूकस निकेटर के वक्त भी देखे थे आप लोग उधर। फिर यहाँ पर जो होता है सेनापति कौन? भट्टारक संस्थापक, या संस्थापक बोला जाएगा तो भट्टारक हो जाएगा। और ये सेनापति था। और मैत्रक राजवंश का संस्थापक बोला जाएगा कौन हो जाएगा? भट्टारक। यह सेनापति भी था ये। तो इस राजवंश ने 435-767 तक गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक ना। गुजरात और महाराष्ट्र, जब भी हम भारत की ऐसे मैप बनाते हैं
ऐसे मान लो मैप हो गई भारत के, तो यहाँ पर गुजरात हो गया और जस्ट यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इन्हीं दोनों एरिया पर कौन शासन कर रहा था? हमारा मैत्रक राजवंश। ठीक ना? गुजरात महाराष्ट्र देखे हो ना, यार कोई बनी सब राज ना, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तेलंगाना और यहाँ पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो था इसी पर शासन कर रहा था कौन? मैत्रक राजवंश। इसकी राजधानी की बात की जाए तो कहाँ थी? गुजरात में। मैत्रक राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वल्लभी, इधर है गुजरात, वल्लभी। और वल्लभी में एगो क्या हुआ था बताइए? 500 में 512 में जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष कर रहे थे। चलिए, तो ये था, माइक देखते रहना रहे हो जाए। इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो भट्टारक हो जाएगा, धारसेन प्रथम हो जाएगा, द्रोणासिंह हो जाएगा, ध्रुवसेन प्रथम हो जाएगा, गुसेन हो जाएगा, ध्रुवासेन द्वितीय हो जाएगा, शिलादित्य प्रथम हो जाएगा, धरसेन 4 हो जाएगा और शिलादित्य 7 हो जाएगा। अंतिम ज्ञात शासक ज़्यादा याद नहीं रखना है, संस्थापक याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अंतिम याद रखिएगा शिलादित्य 7 क्या हो जाएगा? अंतिम शिलादित्य 7, ठीक है। संस्थापक बोला जाएगा मैत्रक राजवंश का भट्टारक, अंतिम बोला जाएगा शिलादित्य 7। बोला जाएगा कि ये कहाँ कहाँ तक राज कर रहा था? तो गुजरात और सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र है, ठीक ना, पहले सौराष्ट्र बोला जाता था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। वल्लभी में हुआ था जैन धर्म का 2nd सम्मेलन। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? क्षमा श्रवण। इतना याद हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक ध्रुवसेन द्वितीय है। तो ध्रुवसेन द्वितीय के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वल्लभी आया था। ह्वेनसांग बदल रहे ना, ह्वेनसांग चीन के रहे ह्वेनसांग, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ह्वेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है भारत में। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ध्यान दीजिएगा, आता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन के। 18 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय में था, ठीक है। तो चीनी यात्री वल्लभी गुजरात में आया था। कहाँ पर? ये वल्लभी गुजरात आया था ह्वेनसांग। और किसके शासनकाल में आया था ये? तो याद रखिएगा ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय जो मैत्रक राजवंश के राजा थे, उन्हीं के शासन में आया था ये ह्वेनसांग वल्लभी गुजरात में, ठीक है। इस वंश की बात किया जाए तो शिलादित्य प्रथम तथा शिलादित्य तृतीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने विस्तार किया और अरब आक्रमण को अरब जो आक्रमण कर रहे थे अरब वाले, उनको अटैक कर उनको पराजित किया था, सामना किया था। कौन कौन? शिलादित्य प्रथम और तृतीय। शिलादित्य, अरे तेरी, चलिए ठीक है, मैनेज कीजिएगा, लाइन कटा हुआ है। कहाँ? शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य तृतीय जो थे यहाँ के क्या थे? मैत्रक राजवंश के क्या थे? शक्तिशाली राजा। शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य 1 और 3 शिलादित्य, ठीक ना। ये क्या थे? सबसे प्रतापी राजा किसके? मैत्रक राजवंश के। और अरब वाले जब अटैक कर रहे थे, अरब यहीं जो हमारी एशिया के नीचे वाले एरिया देखेंगे वेस्ट साइड, तो सऊदी अरब हो जाएगा, इराक, ईरान, ये सब वाले अरब अटैकर जो थे क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे उस समय भारत पर। और शिलादित्य 1st और 3rd जो थे इसका सामना किए थे मैत्रक राजवंश के। और शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा की बात की जाए मैत्रक राजवंश में तो यही शिलादित्य प्रथम और तृतीय। और इन्होंने अपने राज्य का क्या किया था? विस्तार भी किया था। शासन प्रणाली राजतंत्र। यहाँ की भाषा की बात की जाए तो उस समय भाषा क्या थी? संस्कृत। इन सब की जो मैत्रक राजवंश की राजभाषा की बात की जाए तो क्या थी? संस्कृत।
अधिकतर पुराना हम राजवंश पढ़ रहे हैं तो उसमें संस्कृत 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 सभी जगह पढ़ रहे हैं ना राजभाषा। तो याद रखना, आँख मूंद के मारना है कि राजभाषा की बात की जाए पुराने राजवंशों में संस्कृत थी। ठीक है। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया था। कौन सी? वल्लभी युग, क्योंकि वल्लभी इन लोगों की क्या थी? राजधानी। तो वल्लभी युग नामक क्या किया था? एक कैलेंडर जारी किया था। क्या किया था? कैलेंडर जारी किया था। धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म था इन लोगों का। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों को संरक्षण और वरदान मिला था। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म मानते थे तो हिंदू धर्म को ही संरक्षण प्रदान कर रहे थे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का अच्छी तरीके से विस्तार। और किसी को ये नहीं बोलना कि अगर तुम जैन धर्म या बौद्ध धर्म मान रहे हो तो तुम्हें मौत की सजा दिया जाएगा या तुम्हें कुछ किया जाएगा। ठीक ना। सभी धर्मों क्या कर रहे थे? ये समान दे रहे थे। जिससे अभी भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान करता है। मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। और यह मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। सोम मंदिर जो है, सोमनाथ का मंदिर, ये मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। अगर बात की जाए सोमनाथ मंदिर की तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है किसमें? मैत्रक राजवंश का है। ठीक ना। और वहीं पर अटैक करके सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब मिडिल हिस्ट्री, मध्य युग का, तो उसमें बताया जाएगा। मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? जो भी मंदिर बनाया जाता था या भवन बनाया जा रहा था उसमें नंदी, नंदी बैल सुने हो ना, भगवान शिव की नंदी, फिर इसके बाद त्रिशूल और बैल, इन सब का क्या था? कोई ना कोई अवशेष दिखाई देता था कोई भी भवन में। मतलब बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म और शैव धर्म से भी ये क्या थे? थोड़ा इनके बीच जो है शैव धर्म भी दिखाई देता है ना। शैव धर्म में होता है जो शिव जी को मानते हैं, और नंदी, त्रिशूल, बैल। तो मैत्रक राजवंश में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ज़्यादा राजाओं को नाम याद रख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस जितना लिखवाया गया इंपॉर्टेंट है उतना अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, मैत्रक राजवंश संस्थापक बोला जाएगा तो भट्टारक, संस्थापक कौन हो जाएगा? भट्टारक हो जाएगा। अंतिम बोला गया तो शिलादित्य सेवन, ठीक ना। 7 क्या हो जाएगा? अंतिम। शिलादित्य 7 अंतिम। और फर्स्ट और जो थर्ड होगा शिलादित्य, ये क्या होगा? प्रसिद्ध राजा। शिलादित्य नाम याद रखना है सिर्फ, ठीक ना। और आगे आप लोग जब पढ़ेंगे उससे भीति वंश, तो उसमें भी हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर रखना है कि अंतिम शिलादित्य 7 अंतिम हो जाएगा। प्रतापी और प्रसिद्ध राजा की बात किया जाएगा, शक्तिशाली राजा की बात किया जाएगा, तब हो जाएगा कौन कौन? 1 और 3rd, शिलादित्य 1 और 3rd, जिन्होंने अपना राज विस्तार भी किया था। और अरब जब अटैकर थे, अरब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे, तब उनका सामना भी किए थे ये लोग। फिर बताया जाता है कि वल्लभी युग इन लोगों ने क्या किया था? कैलेंडर जारी किया था। बताया जाता है कि इन लोगों की जो एरिया थी, इन लोगों की जो राजधानी थी, कहाँ थी? वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पर मैत्रक राजवंश का शासन था? तो महाराष्ट्र, गुजरात। और इनकी राजधानी थी वल्लभी, गुजरात। और वल्लभी में ही कौन आया था? वेनसंग। वल्लभी में ही कौन आया था? वेनसंग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसंग को ही। और किसके शासनकाल में आया था? ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में वल्लभी गुजरात में आया था। कौन? वेनसंग। वेनसंग कहाँ का यात्री था? चीन का। और वेनसंग जो होता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद नंदी, बैल और त्रिशूल, जो भी मैत्रक राजवंश में भवन का निर्माण हो रहा था या मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें नंदी, बैल और त्रिशूल का आपको साक्ष्य दिखाई दे रहा था। मतलब हमें यहाँ पर प्रतीत होता है कि ये शैव धर्म के भी करीब थे थोड़ा। यानी ये जो थे हिंदू धर्म को तो मानते थे, भाषा इनकी संस्कृत थी, लेकिन ये सभी धर्मों का सम्मान कर रहे थे, ठीक ना। धर्मनिरपेक्ष थे। तो हिंदू धर्म को ये मानते थे, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कोई भी अन्य धर्म वाले को प्रताड़ित नहीं करते थे। सभी धर्मों को एक नज़र से देखते थे ये। तो ये था हमारा मैत्रक राजवंश। अब जो होता है समाप्त होता है। और बताया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर का निर्माण में जो है अहम भूमिका निभाया है कौन? मैत्रक राजवंश। ठीक है। तो ज़्यादा राजा याद नहीं रखना है, संस्थापक याद रखना भट्टारक,
शिलादित्य थर्ड और शिलादित्य फर्स्ट प्रतापी राजा, और शिलादित्य सेवन क्या होता है? अंतिम राजा। बस वल्लभी गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका क्या था? शासन था। और वल्लभी इन लोगों का क्या था? राजधानी था। वल्लभी में ही आया था वेंसम, किसके शासनकाल में आया था? ध्रुवसेन द्वितीय के समय। बस इतना ही याद रखना है मैत्रक राजवंश। ठीक है, तो मैत्रक राजवंश समाप्त हो गया। समझ में आई रहा? संस्थापक बताओ अभी। बताओ। शिलादित्य मन लगा तो छड़िए से पेटा में खोब के या मुँह पर निकाल दी बकाटक रह तोरा के बटा कर तो कह देम गधा। चुप रहिए। कौन था? भटारक। चुप रहा था, भून फाड़ मरत मत। तो ये मैत्रक खत्म हो गया। अब आगे देखिए, पुष्य भीति वंश। आगे क्या देखना है हमें? ये इम्पोर्टेंट है, पुराना लूसन में दिया है ये। पुष्यभीति राजवंश। अगर पुष्यभीति राजवंश के संस्थापक की बात किया जाएगा तब किसका नाम आएगा? निहंदी वर्धन। कौन सा? थापड़ बाय लगी अभी पढ़ाओ बा अभी। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, देखो हो रहा है ना। देखिए पुष्यभीति वंश की बात आ जाएगी तो इसके संस्थापक कौन हो जाएगा? हो जाएगा पुष्यभीति। ठीक है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। पुष्यभीति लिख दिला बनी। पुष्यभूति। पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश। संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक वही बोल देना है। संस्थापक किसको बोल देना है? उसे ही। किसको? पुष्यभूति। ठीक है, ये तो याद हो जाए। लोग नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, हो रहा है ना? रिकॉर्ड होता ना। तो पुष्यभीति के संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यभीति ही। ठीक है, पुष्यभूति वंश का। और बात किया जाए तो गुप्त वंश के पतन के बाद नए नए राजवंशों का उदय होता है। जैसे मैत्रक राजवंश पढ़ा है अभी, मैत्रक राजवंश। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में मौखरी राजवंश पढ़ोगे। फिर पुष्यभूति तो अभी पढ़ रहे हो, परवर्ती या गौड़। ये सभी जब गुप्त वंश खत्म हो गया था तो ये धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे और ये राजवंश स्टार्ट हो गया था। कौन कौन? मैत्रक, मौखरी, ठीक है, परवर्ती गुप्त और गौड़। और भी अगर नया लूसेंट का वर्जन आता है तो उसमें मैत्रक दिया है तो मौखरी राजवंश का भी दे देगा, जिक्र कर देगा। परवर्ती गुप्त का भी कर देगा या गोंड प्रमुख का भी कर देगा। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। संस्थापक की बात की जाएगा तो पुष्यभूति हो जाएगा। और बोला जाएगा राजधानी कहाँ थी तो याद रखिएगा थानेश्वर। फुल कनिष्ठ क्लियर करवा दो तरह के हम। बोलेगा इसकी राजधानी तो याद रखिएगा थानेश्वर। थानेश्वर की बात किया जाए कहाँ पर तो A4 हरियाणा में है। कहाँ पर थानेश्वर? हरियाणा में। तो थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में। इन लोगों का क्या था? राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिला में। प्रभाकर वर्धन इस वंश के
स्वतंत्रता का जन्मदाता था प्रथम सब प्रभावी शक्तिशाली राजा। प्रभाकर वर्धन इसमें जो होता है, देखिए संस्थापक हो जाता है पुष्यभीति, ठीक ना। इसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभाकर वर्धन जो आता है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कौन है? प्रभाकर वर्धन, ये हमारा क्या होता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रभाकर वर्धन बोला जाएगा कि स्वतंत्रता का जन्मदाता था प्रथम प्रभावशाली जो था, कौन था? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और जिसके परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। परम भट्टाकर, कौन सा? परम भट्टाकर, और एक उपाधि थी और महाराजा धीराज। दो क्या किया था? उपाधि धारण किया था। प्रभाकर वर्धन। चलिए अब प्रभाकर वर्धन के बारे में थोड़ा समझिए यहाँ पर। तो पुष्यभीति के बाद नहीं आया प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा। 500 साल लगभग बाद आया है प्रभाकर वर्धन। इसके बाद बहुत सारा राजा आए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो गुप्त के सामंत थे, मतलब गुप्त राजवंशों के क्या थे? सामंत थे, अधीन थे, काम कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन जो आता है, इसकी शादी जो होती है यशोमती से होती है। किससे होती है? यशोमती से होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रभाकर वर्धन और यशोमती से एक होता है राज्यवर्धन। कौन होता है? एक लड़का होता है राज्यवर्धन। इन दोनों से एक लड़का होता है राजवर्धन, एक होता है हर्षवर्धन, और एक लड़की होती है राजश्री, ठीक है, राजश्री। याद रखिएगा। इसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वर्धन वंश भी कहते हैं, क्योंकि सवन के लास्ट में वर्धन वर्धन लगा हुआ है। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हाँ, इसीलिए इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर संस्थापक हो जाता है पुष्यभूति। इसके राजधानी होती है थानेश्वर, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन इसका शक्तिशाली राजा होता है, ठीक है। दो उपाधि धारण करता है, परम भट्टाकर और महाराजा धीराज। इसकी पत्नी होती है यशोमती। कौन होती है? यशोमती इसकी पत्नी होती है। और इनके दोनों बेटा, दो बेटा और एगो बेटी होता है। प्रभाकर वर्धन यशोमती से क्या होता है? दो बेटा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री, ठीक है। अब राजवर्धन जो होता है क्या होता है? बड़ा बेटा होता है। राजवर्धन बड़ा बेटा होता है, हर्षवर्धन जो होता है छोटा होता है, ठीक है। बहन के जन कौन रहे? इसमें देखिए बड़ा होता है हर्षवर्धन, छोटा होता है। अब प्रभाकर वर्धन प्रभावी शक्तिशाली राजा था। अब यहाँ पर जो होता है, अपना राजपाट बड़ा बेटा को, कोई भी राजा होता है किसको सौंपता है? बड़ा बेटा को, राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन को क्या कर रहे थे ये लोग? बोल रहे थे कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर शासन करना होगा, इस थानेश्वर पर, हरियाणा पर। तो ये राज्यवर्धन जो होता है बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर शासन नहीं करूँगा, आप जो है किसको सौंप दीजिए? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कहता है ना, बड़ा भैया है तो मैं क्यों शासन संभालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन भी नहीं शासन संभालता है, राजा नहीं बनता है। तो किसी तरीके से राजवर्धन को ही क्या किया जाता है? राजा बनाया जाता है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं पुष्यभूति वंश में कि नहीं भैया आप बन जाइए, नहीं छोटा तुम बन जाओ राजा, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम एक और राजवंश देखे थे, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश भी देखे थे, जिसमें सुसीम और अशोक के बीच युद्ध चल रहा था कि मैं राजा बनूंगा तो तुम राजा बनोगे। वहीं बिंबिसार देखे, हर्यक वंश देखे, जिसमें बिंबिसार को मार के अजातशत्रु बनता है, अजातशत्रु को मार के उदयन बनता है, ठीक है। तो पिता के मार के हत्या करके राजवंश संभाल रहे थे। लेकिन वहीं हम पुष्यभूति वंश देखते हैं तो कितना प्यार देखते हैं एक दूसरे में,
कि नहीं भैया आप बन जाइए, नहीं भैया आप बन जाइए, नहीं छोटा तुम बन जाओ। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोग इतिहास गीत दिखाता है, इतिहास दिखा रहा है कहाँ कितना प्रेम और कहाँ कितना झगड़ा। चलिए, तो यहाँ पर राजवर्धन क्या होता है, बन जाता है राजा। ठीक है, और जो इसकी बहन होती है राजश्री, उसका विवाह करा दिया जाता है ग्रहवर्मन से। इसका राजश्री का विवाह जो होता है ग्रहवर्मा से करा दिया जाता है। क्या नाम है उसका? ठीक है, ग्रहवर्मा से, ठीक ना, ग्रहवर्मा से क्या होता है, इसकी शादी करा दिया जाता है ग्रहवर्मा से। और ये ग्रहवर्मा जो था कनौज, ठीक ना, और मगध, साम्राज्य पर ये था। और ग्रहवर्मा जो था मौखरी राजवंश, क्या था, मौखरी राजवंश का अंतिम शासक। मौखरी राजवंश का क्या था, ग्रहवर्मा अंतिम शासक था। और उसी के साथ राजश्री का क्या कर दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। कनौज कहाँ पर है, कनौज उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ एरिया से मिलकर ये बना था हमारा मौखरी राजवंश। मगध और कनौज से मिलकर कुछ हमारा कौन सा एरिया बना था, मौखरी राजवंश। और मौखरी राजवंश का अंतिम हमारा ये राजा होता है कौन, ग्रहवर्मा। और इसी से ब्याह करा दिया जाता है राजश्री का। क्यों कराया जाता है, क्योंकि बताया जाता था बिंबिसार किस लिए विवाह कर रहा था, अपना राज्य के विस्तारीकरण के लिए, ठीक ना। बिल्कुल इसी तरह इसी से विवाह करा दिया जाता है ताकि ये लोग थे हरियाणा में, ठीक ना। देखो भारत का मैप यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, भारत का ये मैप हो गया, इधर हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया, ये मगध हो गया, ठीक ना। जस्ट हम लोग और राजवंश इसमें बताया गया है कि एक और राजवंश था मैत्रक राजवंश, गुजरात में, पढ़े हो ना अभी। हाँ, तो परवर्ती और ये गौड़ था इधर, इधर आप लोग देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा गौड़। बंगाल में कौन सा शासक होता है, गौड़ राजवंश होता है, गौड़, ठीक है, गौड़ होता है। फिर इसके बाद परवर्ती गुप्त होता है, नीचे इधर उधर राज्य होते हैं सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इसलिए शादी कराई जाती है राजश्री की कनौज के अंतिम शासक ग्रहवर्मा से, ताकि ये नीचे या कहीं से हमें अटैक ना करे हम पर लोग, ठीक ना, कि हम यहाँ पर हरियाणा है ही और इधर कनौज हो जाएगा हम लोगों का, ठीक ना, एक रिलेशन हो जाएगा। तो दोनों हम मिलकर क्या करेंगे, जितने राजवंश हो गए अटैक करेंगे तो हम उनका सामना कर लेंगे। एक इधर देख रहे हो मैत्रक राजवंश चल रहा है हमारा महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। तो ये लोग अटैक ना करें, गौड़ राजवंश यहाँ पर बंगाल में चल रहा है, तो ये लोग अटैक ना करें हम पर, इसलिए क्या कर रहे थे, रिलेशन बनाए थे। राजश्री का विवाह करा दिए थे ग्रहवर्मा से, जो ये कहाँ था, मौखरी राजवंश का अंतिम राजा था, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब बंगाल की जो शासक होता है या गौड़ राजवंश के शासक होता है शशांक। कौन होता है, शशांक। गौड़ राजवंश का एक शासक होता है शशांक, और एक और होता है देवभूति। कौन होता है, देवगुप्त, ठीक है, देवगुप्त। ये मालवा का शासक होता है देवगुप्त। मालवा मतलब इधर मध्य प्रदेश साइड, ठीक ना, तो इधर मध्य प्रदेश साइड। तो शशांक और देवगुप्त, कौन होता है, देवगुप्त, ये होता है मालवा, यानी मध्य प्रदेश वाला शासक ये होता है देवगुप्त। और शशांक ये जो होता है अटैक करते हैं कनौज पर। कहाँ अटैक करते हैं, कनौज पर, मौखरी राजवंश पर। कहाँ पर, मौखरी राजवंश पर। शशांक और देवगुप्त अटैक करते हैं किस पर, मौखरी राजवंश। और मौखरी राजवंश में उस समय मौखरी राजवंश के अंतिम राजा कौन था, ग्रहवर्मा। कौन था, और ग्रहवर्मा की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है।
ये दोनों अटैक करके ग्रह वर्मा क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो लूसेंट में बताया गया है कि ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया, तो देवगुप्त बोलिएगा। कौन? देवगुप्त। लेकिन कहीं कहीं पर दोनों का नाम लिया जाएगा, शशांक और देवगुप्त। शशांक और देवगुप्त। शशांक कौन था, तो गौड़। शशांक कौन था, गौड़ राजवंश। गौड़ राजवंश कहाँ था, बंगाल में। गौड़ राजवंश कौन था, बंगाल में। अभी देखते हो ना, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सब एक ही में था, पूरा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब बंगाल बोला जाता था उस समय। तो बंगाल का राजवंश का शासक होता है हमारा शशांक, इधर होता है देवगुप्त मलवा में। ये दोनों मिलकर कनौज पर अटैक करते हैं, मौखरी राजवंश पर। और मौखरी राजवंश को जो राजा होता है ग्रह वर्मा, उसकी मौत कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी जो बहन होती है राजश्री, कौन होती है, राजश्री, इसको बंदी बना लिया जाता है, ठीक ना, इसको किडनैप कर देते हैं। क्या हो गया, अरे इन लोगों की बहन जो राजवर्धन, हर्षवर्धन की बहन और इसके ग्रह वर्मा की पत्नी, तो ये जो होती है राजश्री, इसको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इतना समझ में आ रहा है। अब जो दोनों भाई होता है राजवर्धन और हर्षवर्धन, अब इन दोनों का दिमाग क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारी के जो जीजाजी है कौन, ग्रह वर्मा, उसको मार दिया गया और हमारी बहन जो है उसको क्या कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया। तब चुपचाप बैठेगा। अब यहाँ से राजवर्धन आता है। कौन आता है, राजवर्धन। और किसको निपटा देता है, देवगुप्त को। किसको निपटा देता है, देवगुप्त को। क्या कर देता है, कहानी खत्म कर देता है बदला लेने के लिए। अब इसका दोस्त शशांक अब कहता है हमारा दोस्त के मार दिली इस राजवर्धन को, ठीक है, ये हमारा दोस्त के मार दिली से, ये दोनों ने मिलकर उस पर अटैक किया था मौखरी राजवंश पे। तो यहाँ पर राजवर्धन को ये मार देता है, कौन, शशांक। अरे समझ में, समझिएगा अच्छी तरीके से। राजवर्धन बदला लेने के लिए मार देता है देवगुप्त को, जो कि मालवा के शासक था, ठीक है। ये दोनों ने अटैक करके मौखरी राजवंश के ग्रह वर्मा को मारा था, ठीक है। अब राजवर्धन इसी की बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार देता है। शशांक को मारने के लिए जो होता है, लेकिन कहीं छुप जाता है और गलती से, या बोला जाता है कि तनी दिमाग लगा के शशांक जो होता है राजवर्धन को हत्या कर देता है। अब जब राजवर्धन की क्या हो गई, हत्या हो गई, तब गद्दी पर अब कौन बैठेगा, हर्षवर्धन। अब जब 16 साल का होता है हर्षवर्धन, कब होता है, 16 साल का होता है, तब ये जो क्या हो गया, तब ये थानेश्वर की राजगद्दी पर क्या होता है, बैठता है। कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। और फिर बोलता है कि शशांक मर ले हमारा भाई के नो। अब इस पर अटैक करता है असम के एक शासक के साथ मिलकर, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि मार देता है, लेकिन कहीं हर्षवर्धन के जो हर्ष बाण भट्ट है, हर्ष शरीफ ऐसे करके कभी, उसमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि शशांक को ये मार दिया था हर्षवर्धन, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि मार दिया था, लेकिन याद रखना है कि मारा नहीं था, ठीक है। तो आप लोग इतना दिमाग में आ रहा है ना। शशांक जो कि गौड़ बंगाल के राजवंश के शासक था, अब मालवा के देवगुप्त, ये दोनों ने मिलकर मौखरी राजवंश पर अटैक किया था। मौखरी राजवंश का मतलब मगध और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ, ठीक है, हिस्सा। और ग्रह ब्रह्मा की शादी हुई थी राजश्री से। राजश्री इन दोनों की क्या थी, बहन थी। उसको बंदी बना लेता है, ग्रह ब्रह्मा को मार देता है। उसकी बदला लेने के लिए राजवर्धन देवगुप्त को मार देता है, और अपना दोस्त के बदला लेने के लिए शशांक जो होता है राजवर्धन को मार देता है। बस फिर उसके बाद आता है हमारा हर्षवर्धन। तो इसमें पुष्यभूति राजवंश में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अच्छी तरीके से, हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है आपको पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन को। अरे समझ में, तो पुष्यभूति वंश में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राजा होता है हर्षवर्धन। तो दिक्कत, तो यहाँ पर देखिए जब ये मारा जाता है तो इसके बताया जाता है कि कुछ वक्त बाद भी इसके जो पिता है प्रभाकर वर्धन और इसकी पत्नी जो होती है यशोमती, तो हर्षवर्धन के कुछ समय पहले ही पिता जो थे ये भी मारे गए थे, ठीक है। और जब ये मर जाते हैं तब इनकी जो पत्नी होती है यशोमती, ये क्या कर लेती है,
सती प्राप्त हो कर लेती है, अपने आप को सती बन जाती है। सती बुझा तो नो, जब ये जिस चिता पर जलेंगे उसी चिता पर यशोमती जल जाती है। तो देख रहे हो हर्षवर्धन, एक तरफ उसका भाई मारा गया है, एक तरफ उसकी बाप मारा गया है, और एक तरफ माँ जो है सती हो गई है। तो बिल्कुल दुख वियोग में ये मात्र 16 साल का बच्चा जो होता है अपना राज्य संभालता है, शासन संभालता है। और इसीलिए हर्षवर्धन जो है इसमें हमारा मेन कैरेक्टर है पुष्यभूति राजवंश में। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इतना सब दिमाग में क्लियर हो गया ना? तो हिस्ट्री को ऐसे ही स्टोरी की तरह देखिएगा तो अच्छी तरीके से याद होगा। चलिए आगे देखिए। तो इतना आप लोग पढ़ लिए ना। राजश्री का विवाह किसके हुआ था? मौखरी राजवंश के ग्रह वर्मा से। अभी बता दिया गया सब ना। राजश्री बहन थी हर्षवर्धन और राजवर्धन के। राजवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन छोटा था, इसलिए सदा संभालता है कौन? राजवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपने। फिर बताया जाता है कि हर्षवर्धन जो होता है, बताया जाता है कि शशांक को पराजित कर दिया था, या कहीं कहीं पर बोला जाता है कि मार भी दिया था, और कनौज पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्योंकि कनौज पर इन लोगों का अधिकार था ना, देवगुप्त और शशांक के। अटैक करके उसको मार कर बंदी बना लिया था, और फिर तब अपनी बहन को क्या करता है? बंदी से छुड़वाता है। कौन? हर्षवर्धन। और जब इसकी यहाँ पर जब राजश्री को छुड़ाया जाता है तो बोलती है कि मैं भी क्या करूँगी, अब सती बनूंगी, सती प्राप्त करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यह कर दिया है, मार दिया है। लेकिन किसी तरीके से समझा बुझा के हर्षवर्धन जो होता है रोक देता है उसको, और बारी बारी से कनौज पर शासन करते हैं। कभी हर्षवर्धन, फिर कभी राजश्री। देख रहे हो कितना प्यार यहाँ पर भाई बहन में हो रहा है। लेकिन वहीं हम लोग कुछ राजवंश देखे जिसमें पिता पुत्र को, पुत्र भाई को मार काट जबरदस्त हो रहा था। मार दे। ठीक है, हाँ। तो राजवर्धन ने किसको मारा था? बतले यहाँ भी देवगुप्त को। और देवगुप्त के मित्र जो गौड़ नरेश था, कौन? शशांक। धोखा देकर किसको मार देता है? राजवर्धन को। और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, जो शशांक मारा था, ये शशांक क्या था? शैव धर्म, मतलब शिव जी को मानता था। और महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, बोधि वृक्ष, ठीक ना? बिहार का राजकीय चिन्ह है ना, बोधि वृक्ष। उसी को ये जाके कटवा देता है। कौन? शशांक। बोधि वृक्ष को जाके कटवा देता है। तो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह पेड़ जो है कट चुका है। लेकिन जब पेड़ नीचे से कटता है तो नीचे से अलग अलग दूसरा पेड़ जगता है। तो उसका 16वां, 17वां, 18वां पेड़ वो है जो अभी आप लोग जाके देखते हैं। बोध गया ना गिलबर्ट से कदा ही ने जगह ना के भी है। अभी दो बोला इतना बुझाए, बताओ तो इसमें। इधर देखो, नीचे नीचे देख। हर्षवर्धन नीचे भून फाड़ दे नीचे नहीं। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो दिमाग गला ही नीचे दिमाग बाटे। हर्षवर्धन के पिता का नाम? प्रभाकर वर्धन। क्या था? प्रभाकर वर्धन। रीजा दिमाग रखो, रीजा नहीं दिमाग रखो। टैबलेट जरूरी बा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन था ना। चलिए, वर्धन वंश से कहते हैं राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, कब? 606 में 606 कितना इंपॉर्टेंट है देखो। 16 और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो होता है क्या करता है? गद्दी संभालता है 16 साल में। क्योंकि राजवर्धन क्या हो गई है? मौत हो गई, उसको मार दिया गया है। शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार बताइए। यहाँ शशांक को यहाँ पर हर्षवर्धन जो होता है पराजित कर देता है।
या कहीं कहीं पर बोला जाता है कि मार भी देता है और कनौज पर पुनः अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब आगे देखिए इसने हर्ष ने, चलिए हर्ष और पुलकेशिन देवतीय। अब हर्षवर्धन जो होता है शक्तिशाली हो जाता है, क्या है कि उधर हरियाणा इसके कब्जे में था, इधर कनौज हो गया, इधर क्या हो गया है कनौज हो गया इसके शासन में, ठीक है। अब देखिए अब ये तड़फड़ा रहा है हर्षवर्धन, ये अब चारों तरफ हमारा राज चलिए, ठीक है। और जैसे ही नीचे आता है जिस भारत ये हो गया, और जैसे यहाँ पर ये हमारा हर्षवर्धन है, ठीक है, और ये जैसे नीचे आता है तो चालुक्य वंश मिलता है, इसको चालुक्य वंश मिलता है, और इसका एक शक्तिशाली राजा मिलता है पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को कौन मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक ना। ये था चालुक्य वातापी का शासक था, और इसी के बीच हर्षवर्धन और चालुक्य के बीच एक युद्ध होता है नर्मदा नदी पर। क्या होता है, नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय के बीच और हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें कौन हार जाएगा, कौन हारेगा, हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन क्या हो जाता है, हार जाता है। और इसका जो सपना होता है कि दक्षिण भारत पर भी अपना कंट्रोल होगा, वो सपना इसका खत्म हो जाता है। अरे समझ में ना, जब सोच रहा था कि मैं अब क्या हो गया हूँ शक्तिशाली, तो जैसे पुलकेशिन द्वितीय बेटाइल कि रुका था शक्तिशाली छोड़ा देता नहीं, यहाँ पर क्या कर देता है, पुलकेशिन द्वितीय हरा देता है, ठीक है। और ये अस्थिर हो जाते हैं अब हर्षवर्धन। पुलकेशिन एक जगह और नाम आई रहे, पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा, ये क्या नाम याद रखिएगा, द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था। पुलकेशिन वन जो था इसके दादा था, पुलकेशिन वन क्या थे, इसके दादा, और कीर्तिवर्मन इसके पापा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो पढ़िएगा आप लोग चालुक्य वंश में, ठीक है। हर समय में तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी। देखिएगा इधर तो नर्मदा नदी गुजरात में है ना, इसे नर्मदा नदी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जब ध्रुव सिंह द्वितीय था तो मौखरी राजवंश के वल्लभी गुजरात में गया था, ये पढ़े हो ना। तो शासनकाल में किसके पूछेगा, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, फाहियान। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज। और बिंबिसार के थप्पड़ मारा मुझे खींच के, बिंदुसार के डायमेकस, अशोक में डायनेसियस। याद रखो सभी, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी ये सभी ये आक्रमणकारी नहीं थे, ये सब लिखने वाले थे, ज़्यादा बुक को लिखने वाले थे। ह्वेनसांग को बताइए नहीं, अभी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है या नीति का पंडित कहा जाता है, नीति का पंडित। वर्तमान में इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बोला जाएगा कि ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, ह्वेनसांग। इसे अगर नाम लिखल बा ह्वेनसांग। और इसके बाद ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि। क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि। यात्रियों का
राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित, शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में वल्लभ भी गुजरात में गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वो नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं, अभी 18 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में था। ये 2 बार नहीं, यहाँ पर आया था और फिर वहाँ पर गया था वल्लभ भी गुजरात में। ध्रुवसेन द्वितीय जब थे तो मौखरी राजवंश में वल्लभ भी गुजरात में गया था। पूछेगा कि किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, याद रखिएगा। हर्ष ने कश्मीर में शासक के बुध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। जो हर्षवर्धन जो था, हर्ष बार बार बोल रहा है, इसका मतलब हर्षवर्धन, ठीक ना। तो हर्षवर्धन जो था किस में, जो कश्मीर के जो शासक था वह बुध के दंत अवशेष को रखा था। दंत मतलब दांत, बुध के अलग अलग शरीर के जो पार्ट था, अलग अलग भाग अलग अलग शासकों ने लिया था, अलग अलग जगह दफनाया गया था। इसमें कश्मीर के जो शासक था इनका दांत रखा था एगो, तो बोल रहा था कि दे दो भैया दे दे, लेकिन दे नहीं रहा था। हर्षवर्धन गया, जिला उखाड़ के आ गया। ठीक है, तो बलपूर्वक, ठीक ना, मतलब मार धार करके शासन करके तो क्या किया, उनका दांत का अवशेष जो था महात्मा बुद्ध का लेके आया। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। इसके भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। स्टार्टिंग में हर्षवर्धन जो था किसको मानता था? सूर्य देवता को। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब ह्वेनसांग ने मिला, बताया कि बबुआ शिव जी को मत मान, किसको मान? बौद्ध धर्म को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए। तो ये क्या कर देता है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान करता है और वह पूर्ण बौद्ध बन जाता है। पूर्ण रूप से क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है, शिव जी को छोड़ देता है। किसके कहने पर? ह्वेनसांग के। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। जिस समय हर्षवर्धन शासन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षा केंद्र था। बताइए नहीं रहे, बौद्ध धर्म 2 भाग में हीन यान महायान बटा था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ पर? प्रयागराज, लखनऊ, देखो ना। प्रयाग में 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर 5 वर्ष पर एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। ठीक है, थोड़ा मिटाओ तो इसको, साफ करो इसको। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? हर्षवर्धन के, ठीक ना। राज्यवर्धन समाप्त हो गया है, जो राजश्री है समाप्त हो गई। राजश्री का पति ग्रह वर्मा समाप्त हो गया है। मौखरी राजवंश का अंतिम था। अटैक कौन किया था? शशांक और देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का था? मलवा का शासक था। ये सब लास्ट में एक बार और रिवाइजन कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अभी और देखिए इसमें, तो हर्षवर्धन के बारे में अभी चल रहा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक ना। ह्वेनसांग के कहने पर हर्षवर्धन जो होता है कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लेता है, लेकिन इसके पूर्वज जो थे शिव जी को मानते थे और सूर्य को मानते थे। और सूर्य का जो तीसरा मंडल में जो है ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तुम्हें तो पता बनू। चलिए आगे चलिए। तो महामोक्ष परिषद बताइए अभी। कुंभ नाम सुने हो? कुंभ। तो कुंभ मेला की भी शुरुआत कहाँ से हुई है? हर्षवर्धन के शासनकाल से। हर्षवर्धन के शासनकाल से क्या हुआ है? कुंभ मेला का शुरुआत।
देखो, कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ। क्या होता है? अर्ध कुंभ। एक होता है कुंभ और एक होता है महाकुंभ। तो कुंभ में 3 प्रकार के, अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। और ये जो अभी हुआ था, क्या हुआ था? महाकुंभ हुआ था। 152 बरिस, 24 साल बाद होता है महाकुंभ। ठीक है, 24 साल के बाद क्या होता है? महाकुंभ। अर्ध कुंभ जो होता है 6 है, 12 है, 24। ये महीना नहीं है, क्या है? साल है। अस्थिर रहेगा न रहेगा था। कुंभ मेला कहाँ कार होता है? तो याद रखिएगा, प्रयागराज। प्रयागराज होता है, एक होता है हरिद्वार, एक होता है हरिद्वार, एक होता है नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन, ये बारी बारी से होता है, ठीक ना? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और कुंभ की बोलेगा शुरुआत कहाँ से हुई है? हर्षवर्धन के शासनकाल में, बताया गया ना। अभी 6 साल पे होता रहे महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रति 5वें वर्ष पर, प्रति 5 वर्ष पर क्या हो रहा था? हर्षवर्धन। ठीक आ रहा है ना? देखो रे, ठीक बनो। महामोक्ष परिषद क्या है? लाइटें नीचे होगी बा। महामोक्ष परिषद, ठीक ना? ये क्या हुआ था? 5 वर्षों में हो रहा था। कहाँ पर? प्रयाग में, बनारस। ठीक है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के अगर दरबारी कवि की बात की जाए, दूर से देखना बेला लौकी, वैसा थाप बाजी नु लोकबे ना करी, कुल एक्सपेरिमेंट भूला जीव। बाणभट्ट बोला जाएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बोला जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये, दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। ठीक है, क्या था? बाणभट्ट। हर्षचरित, कदम्बरी, ठीक है। और इसके गुरु की बात करें तो भर्चु। गुरु कौन थे? भर्चु। भर्चु कौन थे इसके? गुरु। क्या क्या लिखा है? तो हर्षचरित, हर्षचरित मतलब इसमें हर्षवर्धन के बारे में, जिसे रामचरित होता है, राम के बारे में, हनुमान चरित हनुमान के बारे में, तो हर्षचरित में किसके? हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद एक और है कदम्बरी। कादम्बरी, कादम्बरी कौन है? कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी, इन दोनों को कौन लिखा है? बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या था? दरबारी कवि। बाणभट्ट क्या था? किसके दरबारी कवि था? हर्षवर्धन के। ठीक है। देखिए, हर्षवर्धन भी लिखने वाला था। बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने भी 3 गो नाटक लिखा था। कितना? 3 गो। प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन जो होता है क्या लिखता है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका लिखाता है। रत्नावली लिखता है। क्या लिखता है? रत्नावली लिखता है। और नगानंद या महानंद बोला जाता है।
नागा या महानंद, ठीक ना। नागा या महानंद कौन लिखता है? हर्षवर्धन। ये संस्कृत नाटक था, क्योंकि इन लोगों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। तो किसमें लिखेगा ये? संस्कृत में। लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि नहीं लिखा था। क्या हुआ था? नहीं लिखा था। ये सब लिखा था कौन? धावक। कौन लिखा था? धावक ने लिखा था। किसने लिखा था? धावक। क्यों? क्योंकि उसको पैसा दिया था, ठीक है। तो बोला जाएगा कि हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली या नागानंद। लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि इसने नहीं लिखा था। इतना समय रहे राजा रहे तो उन्हें अटैक कौन पे करे के बाद पुलकेशिन देर दे के हरावे के सोचत रहा है। पहले मौखरी राजवंश तो हो ही गया था, उधर दूसरे देशों पर अटैक करने के बारे में ये सोच रहा था। फिर उसके बाद जनता के बारे में सोच रहा था। उसके बाद संस्कृत में नाटक को लिख दिया। तो बोला जाता है कहीं कहीं पर नहीं, लेकिन कहीं बोला जाता है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो सिर्फ हर्षवर्धन को मालूम है। इसलिए बोला जाता है कि ये हर्षवर्धन भी लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पर जाता है हर्षवर्धन नहीं लिखा है। उसके कवि जो थे धावक, उसने लिखा है, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में रहेगा प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, तो धावक दे देगा या हर्षवर्धन। तो देगा अधिकतर हर्षवर्धन ही, धावक का नाम नहीं देगा। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अंतिम हिंदू सम्राट किसको? हर्षवर्धन को कहा गया है। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था, बिल्कुल हिंदू मतलब दूसरे धर्मों को देखने वाला ना, कट्टर हिंदू मतलब यू नो जो नफरत करता हो सभी धर्मों से, कट्टर हिंदू होता है। और ना ही देश का, सारे देश का शासक था। तो बोला जाता है कि हर्षवर्धन क्या था? भारत का अंतिम हिंदू शासक। लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही उस पूरे भारत का शासक था। ना तो हर्षवर्धन बोला जाता है क्या था? ये अंतिम हिंदू शासक। लेकिन ये कट्टर हिंदू नहीं था, सभी धर्मों से प्रेम करता था। और ये ना ही पूरे भारत का एक शासक था। हर्षवर्धन के अधीन शासक कौन थे? महाराज एवं महासामंत। जैसे शासक जो अधीन होते थे, मतलब दूसरे देशों पर अटैक करके जीत लेता था, तो उसको जो शासन कर रहा था, मतलब ये आया, ये इधर जीत लिया, तो इसमें जो शासन करते थे उसको महासामंत कहा जाता था या महाराज कहा जाता था। जिसके राजा होते थे, मतलब ये आया हर्षवर्धन जीत लिया, फिर इसके जो अगले राजा बने तो इसके कंट्रोल में तो है, तो ये महासामंत या महाराज कहे जाते थे। महासामंत या महाराज किसे कहा जाता था? है तो यही पेटवा में घुसा कभी मुँह पट्टी निकाल दे बाहर। तो कहीं के क्या कहलाते थे? महाराज या महासामंत। कौन कहलाते थे? हर्षवर्धन जिसको हराता था उसके राजा। हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव या आमंत कहा जाता था। इसके मंत्रिपरिषद जो थे उसके मंत्री को क्या कहता था? सचिव या महासामंत। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिससे गुप्त वंश में पढ़े थे ना, प्रांत को भुक्ति। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय ऊपरी के राष्ट्रीय का रहता था। भुक्ति का विभाजन जिले में होता था। जिले की संज्ञा थी विषय, और इसके विषय का हेड कौन होता था? उपसेना में पढ़े थे। विषय का अध्यक्ष विषयपति होता था। इसमें विषयपति है। विषय के अंतर्गत बहुत सारे आते थे। आधुनिक तहसील होते थे, ग्राम आता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन के प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। ग्राम का शासन का जो प्रधान होता था ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट तथा भाट कहा जाता था, जिसे गुप्त में चाट भाट कहा जाता है। और जो हेड होता था उसको दंडपाशी कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना को बृहद्रेश्वर कहा जाता था। जो अश्व सेना थे इसके शासन में, क्या बोला जाता था? उसको बृहदेश्वर ठीक है, बृहदेश्वर कहा जाता था।
और जो पैदल सेना चलते थे उन्हें बलाधिकृत कहा जाता था। जो पैदल चलते थे उसको क्या बोलते थे? बलाधिकृत। बलाधिकृत या क्या? महाबलाधिकृत, महा लगा दो अलबा। हर शहीद के सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। ठीक है। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये था हमारा हर्षवर्धन और ये था हमारा पुष्यभूति वंश, जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आगे देखेंगे। और कल हमें करना है पल्लव वंश, चोल वंश, पढ़े थे ना चोल चेर पांडव, तो पल्लव वंश, चोल वंश कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। कल किसी तरीके से पल्लव चोल दोनों क्या किया जाएगा? कंप्लीट। घर से पढ़ के आगे आना है तभी समझ में आएगा। अब पीछे सब याद रखो, पीछे के। चलो बताओ, कविराज किसको कहा जाता था? छोड़िए तो इधर, कविराज किसको कहा जाता था? क्या है? कविराज किसको कहा जाता था? क्या कर लो घरे, क्या करे लो, क्यों आते हो यहाँ पर? घरे कापी पे लिखा कि नहीं खे? याद करते हैं तो कुछ कभी पे लिख याद ना करबे, बताएगा अभी फेर करवाया जाएगा ना। अभी 1-2 दिन रुक जाओ, अभी सब लाइन से सब और हिस्ट्री को अच्छी तरीके से लिखवाया जाएगा, लाइन बाई लाइन। एक गो कॉपियों को खरीद लो अच्छा सा, स्पायरिकल वाला हो, रिंग वाला कॉपी जता, और जिस पर एक भी लाइन ना हो, मैथ वाला जिसे होता है ना पूरा, उस पर किया जाएगा, नोट्स बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक बोला जाएगा तो पुष्यभूति हो जाएगा। इसके बाद शक्तिशाली बोला जाए तो कौन? प्रभाकर वर्धन। दिमाग जरा रखो, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कौन पुत्र? कितने पुत्र? 2 गो पुत्र, 1 पुत्री। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह कहाँ होता है? ग्रह वर्मा से। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से होती है। राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा कहाँ का शासक था? मौखरी राजवंश का अंतिम शासक था। मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रह वर्मा। और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है कौन? देवगुप्त और शशांक। देवगुप्त जो था मलवा के शासक था, और वहीं शशांक जो था गौड़ का। गौड़ मतलब बंगाल वाले। और ये दोनों अटैक करके जो राजश्री का पति होता है ग्रह वर्मा, उसकी हत्या कर देते हैं और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। तब यहाँ पर राजवर्धन जो जाता है और देवगुप्त को मार देता है। फिर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए यहाँ पर शशांक जो होता है धोखा से किसको मार देता है? राजवर्धन को। ठीक है। अब राजवर्धन को मार देता है। फिर इधर हर्षवर्धन शासन पर बैठता है, और हर्षवर्धन जो होता है अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक पर, कनौज पर जो था शासक कर रहा था, कनौज पर हराया था ना ग्रह वर्मा को मार के, तो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जाता है। वह शशांक को हराता है, अपनी बहन को छुड़ाता है। और यहाँ पर जो शशांक था उसको कहीं बोला जाता है कि मार दिया जाता है, कहीं बोला जाता है कि हरा कर छोड़ दिया था। ठीक ना। तो अपनी बहन को आज़ाद करवाता है। फिर बारी बारी से वो शासन करते हैं। फिर धीरे धीरे जो होता है कहाँ पर चलने लगता है? दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत की तरफ बेटा जाता है इसको बरियार शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी पर एक युद्ध होता है, और इसमें कौन हार जाता है? हर्षवर्धन हार जाते हैं यहाँ पर। ठीक ना। तो क्या रह रहे हैं दिमाग ने कहा? हर्षवर्धन क्या होते हैं? हार जाते हैं। अब आगे जो होता है अपना कंटिन्यू नहीं कर पाता है कि अब और हमें राज्य चाहिए। अरे समझ में? हर्षवर्धन ने क्या किया था? कुंभ मेला की शुरुआत, महामोक्ष परिषद 5 साल पे होता था। और इसी के शासनकाल में कौन आया था? वेनसंग। कहाँ का वेनसंग था? चीन का। नीति का पंडित किसे कहा जाता था? वेनसंग को। शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? वेनसंग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? वेनसंग को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? मंदारी दिखावे वाली से।
हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। कौन था? बाण भट्ट। यहीं पर याद कर लेना है, दिमाग जे रखबे जो याद हो जाई, कुल ही करवा दे अभी शांत रहना। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। बाण भट्ट क्या क्या लिखता है? हर्षचरित लिखता है। क्या लिखता है? हर्षचरित। और एगो लिखा था कदम्बरी। तो कदम्बरी का लेखक हर्ष बाण भट्ट और हर्षचरित का बाण भट्ट। 3 गो नाटक हर्षवर्धन भी लिखता है। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, महा या नागानंद, और एगो रत्नावली। रत्नावली, महानंद या नागानंद बोला जाता है, और प्रियदर्शिका। 3 गो नाटक बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने लिखा था, कहीं कहीं बोला जाता है हर्षवर्धन नहीं लिखा था। कौन लिखा था? धावक। और पुरस्कार जब दिए थे हर्षवर्धन तो इसको दे दिया था, मतलब पैसा कुछ दिए थे, तो इसको बोल दिया था कि आप लिखे हैं। यहाँ क्या थे? संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखा गया है, क्योंकि इनकी राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन बोला जाता है कि पहले इसके पूर्वज जो थे कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को, शिव जी को मानते थे। और अभी भी देखोगे आप लोग, मौखरी राजवंश में हम लोग देखे थे कि शिव जी की नंदी या बैल या त्रिशूल का कहीं पर जो भी मकान बनाया जाता था उस पर साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये भी क्या थे? शैव धर्म को मानने वाले ये भी थे। लेकिन वेन सॉन्ग आता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, तो ये क्या करने लगता है? बौद्ध धर्म को मान लेता है, बौद्ध धर्म को उसी तरीके से मानने लगता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का दांत लेके आता है कहाँ से? कश्मीर से, बलपूर्वक। ये था हमारा पुष्यभूति वंश। ठीक है।